आज सुबह-सुबह ना मेरे को दोस्त का कॉल आया, बोला कि भाई 700 रुपये भेज, शाम को दूसरे एक दोस्त के फ्लैट में वो पार्टी कर रहे हैं, तो सबका 700 रुपये का कॉन्ट्री बनता है। चलो मैंने भी उसको भेज दिए फटाक से 700 रुपये। अभी 2-3 सेकंड में उसको भी नोटिफिकेशन आया कि फ़ोनपे पे कि हाँ, भाई ने 700 रुपये भेज दिए करके। अभी जो 2-3 सेकंड में मेरे अकाउंट से डेबिट होके पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ये 2-3 सेकंड का सफ़र हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हम लोग जब यूपीआई पेमेंट के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली हम लोगों के दिमाग में ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं। गूगल पे हो गया, क्रेड हो गया, या फिर फोन पे हो गया, या फिर पेटीएम हो गया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सारे एप्लीकेशंस दिख रहे हैं ना, ये ना आपको बस एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं पेमेंट करने के लिए। ये एप्लीकेशंस एक्चुअली में पैसे ट्रांसफर नहीं करते। ये आपको बस एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। जो भी आप देखते हैं ना, आप मान के चलो कि आपने फोन पे ओपन किया, किसी क्यूआर को स्कैन किया, उसके बाद एक पेमेंट एंटर करने के लिए यूआई आता है, उसके बाद आप पिन एंटर करते हो, और उसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट करते हो तो एक पॉपअप सा आता है कि हाँ, आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। वो एक इंटरफेस होता है। वो इंटरफेस बस ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में पैसा ट्रांसफर होता है ना, ये बैंक से ये बैंक तक, मतलब मान के चलिए ये बैंक ए है, ये आपका बैंक बी होगा, यहाँ से यहाँ तक जो पैसा एक्चुअली जाता है, एक्चुअली पैसा जो ट्रैवल करता है, वो ना एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल होता है। और वो जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, उसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई। ठीक है, उसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई आपको पता होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो अगर यूपीआई एप्लीकेशंस आपका पैसा ट्रांसफर नहीं करते, तो एक्चुअली पैसा कौन ट्रांसफर करता है, कैसे ट्रांसफर होता है, उसको समझेंगे हम लोग ये यूपीआई आर्किटेक्चर डायग्राम के थ्रू। तो एक टिपिकल यूपीआई ट्रांजैक्शन में चार मेन एंटिटीज होते हैं। ठीक है, चार मेन एंटिटीज होते हैं। पहला हो गया आपका पीएसपी एप्लीकेशंस। ये हो गया पीएसपी एप्लीकेशंस। पीएसपी मतलब क्या होता है? जो आपको पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। पीएसपी का फुल फॉर्म वही होता है कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हो गया आपका गूगल पे या फिर फोन पे। दूसरा कौन है? ये हो गया आपका नंबर वन। ये हो गया आपका दूसरा। ये दूसरा क्या करता है? ये होता है ना, जिस बैंक से आपका पेमेंट इशू होता है, मतलब आपने पेमेंट किया और इस बैंक से आपका पेमेंट इशू होगा, मतलब इस बैंक से डेबिट होगा, तभी तो इस बैंक में से क्रेडिट होगा ना। तो ये होगा दूसरा। अब तीसरा कौन होता है? तीसरा आपका ये रिसीवर बैंक नहीं होता, उसके बीच में काम करता है एनपीसीआई स्विच। ये हो गया आपका तीसरा एलिमेंट या फिर तीसरा एंटिटी। अब ये एनपीसीआई स्विच क्या करता है? ये ना एक सेंट्रल राउटिंग सिस्टम है, जो आपका डिसाइड करता है कि पेमेंट रिक्वेस्ट किस बैंक को भेजा जाएगा। अब यहाँ से तो रिक्वेस्ट किया गया कि आपका पेमेंट यहाँ से आया। अब ये डिसाइड करेगा कि एनपीसीआई स्विच डिसाइड करेगा कि कौन से बैंक को ये पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। और लास्ट में आता है आपका रिसीवर का बैंक। ये आता है फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे आपका पैसा आके क्रेडिट होता है। तो ये जो एनपीसीआई है ना, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब जो हर पेमेंट को ना एक सही डायरेक्शन में राउट करता है। इसका काम वही है, एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। ठीक है, चलो। अब एक और चीज समझते हैं, यूपीआई आईडी होता है क्या है। ठीक है, जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपको कभी भी अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड देना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यूपीआई एक अलग सिस्टम यूज करता है उसके पेमेंट के लिए। और इसको ना हम लोग यूपीआई आईडी कहते हैं। टेक्निकली यूपीआई आईडी को बोला जाता है वीपीए।
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। वीपीवी मतलब हो गया वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, ठीक है। तो इसको ना हम लोग एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो, ये हो गया राहुल भाई, ठीक है। राहुल भाई का यूपीआई आईडी है राहुल@oke एक्सिस। तो यहाँ पे जो राहुल है ना, ये एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है यूजर नेम, और ये ओके एक्सिस रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल बैंक को। ये कौन सा बैंक अकाउंट, कौन से बैंक में इसका अकाउंट है, उस बैंक को रिप्रेजेंट करता है ओके एक्सिस। मान ये हो गया ओके एक्सिस, मतलब ये एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक हो गया। यहाँ पे जैसे लिखा है @HDFC, ये हो गया आपका HDFC बैंक। जैसे कि आपका ईमेल आईडी होता है ना, कि आपका यूजर नेम @gmail.com, @yahoo.com, तो वही वो @gmail मतलब वो डोमेन को प्रोवाइड, डोमेन को कहता है कि हाँ ये जीमेल का डोमेन है। याहू मतलब ये याहू का डोमेन है। वैसे ही यहाँ ना @ के बाद यूपीआई आईडी में जो लिखा होता है वो एक्चुअल बैंक डिटेक्ट करने के लिए होता है। मतलब बिना अकाउंट नंबर जाने ही सिस्टम समझ जाता है कि पैसा किस बैंक में भेजना है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कि एक्सिस बैंक और यहाँ पे HDFC बैंक उसके काम के हिसाब से। तो ये जो काम करता है ना एनपीसीआई, वो इस बीपीए को रीड करते करके ही करता है कि इस पेमेंट को करेक्ट बैंक तक राउट कैसे करना है। इसको रीड करता है एनपीसीआई और इसको करेक्ट बैंक तक राउट कर देता है। चलो इसको ना थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। हम्म, तो अब इस यूपीआई आईडी से इस यूपीआई आईडी तक पैसा ट्रांसफर होगा। तो जो डेबिट होगा वो एक्सिस बैंक से डेबिट होगा, और नेहा का HDFC बैंक में आके क्रेडिट होगा। तो इसको एनपीसीआई इस यूपीआई आईडी के थ्रू रीड कर देता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूपीआई इतना फास्ट कैसे है जो कि 2 से 3 सेकंड के अंदर पूरा पैसा ट्रांसफर कर देता है? इसका रीजन है रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? ये जो है ना, यूपीआई ने जीरो से कुछ शुरू नहीं किया। यूपीआई एक्चुअली बिल्ड किया गया है आईएमपीएस रेल के ऊपर। अब ये आईएमपीएस रेल क्या है? आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आईएमपीएस एक बैंकिंग सिस्टम होता था जो कि अलाउ करता था कि इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। ऑलरेडी एक सिस्टम था पहले से कि जो अलाउ करता था इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर। लेकिन उसमें ना कुछ प्रॉब्लम थे, मतलब थोड़ा सा वो सिस्टम ना कॉम्प्लेक्स था। जो आईएमपीएस सिस्टम था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मतलब आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे ना यूपीआई ने एंटर लिया, और इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके जो यूपीआई बना है, इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके बना है। तो क्या हुआ ना कि उसके ऊपर एक यूपीआई ने अपना सिंपल सा इंटरफेस बना दिया, जो कि यूपीआई आईडी को यूज करके आपका पैसा ट्रांसफर करता है। आपको बहुत सारी चीज इनपुट करना नहीं पड़ता, क्या आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर एंड ऑल। आपको उस सारा का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए जब आप यूपीआई यूज करते हो ना, उसके पीछे बहुत सारे रियल टाइम सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, और इसी वजह से पूरा ट्रांजैक्शन 2 से 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और ये 2 से 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता तो है, लेकिन ये बहुत सिक्योर भी है। चलो सिक्योरिटी का बात आता है तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको पूरा अगर सिक्योरिटी लेयर समझाने के लिए बैठा ना तो बहुत ज्यादा ही टाइम खाएगा। तो ना किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। अभी ना आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि सिक्योरिटी
का सीन होता क्या है। चलो इसमें ना पहले आता है आपका डिवाइस बाइंडिंग हो गया। दूसरा हो गया आपका यूपीआई पिन। तीसरा हो गया आपका बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम। डिवाइस बाइंडिंग क्या होता है, ये ना आपका सिर्फ रजिस्टर्ड फोन से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरा आ गया यूपीआई पिन। ये तो आप सबको पता होगा, हर ट्रांजैक्शन में एक ऑथराइज्ड पिन होता है जिसको हम लोग यूपीआई पिन बोलते हैं। अब एक बंदे के पास डिवाइस तो है जिसमें रजिस्टर्ड सिम डला हुआ है, लेकिन उसको यूपीआई पिन नहीं पता है, तो उसमें वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। उसके लिए यूपीआई पिन चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये जो दोनों मिलके हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप कई जगह भी यूज करते होंगे, आपने इंस्टाग्राम पे यूज कर लिया, आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होगा कि आपने लॉगिन किया, उसके बाद भी आपको एक ओटीपी चाहिए होगा अंदर जाने के लिए, लॉगिन करने के लिए। तो उसी तरीके का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये है कि आपका रजिस्टर्ड डिवाइस तो है, लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या फिर इनिशिएट करने के लिए आपको यूपीआई पिन की भी जरूरत है। तो अब तीसरा आता है बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये ना सारे बैंक्स अपने फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए कुछ रियल टाइम में सिस्टम्स रन कर रहे होते हैं। उसको ना एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे पूरा, उसका लेयर कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। इसलिए ना यूपीआई यूज करना फास्ट भी है एंड सिक्योर भी है। चलो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूपीआई से पेमेंट करोगे ना, तो याद रखना कि बैकग्राउंड में मल्टीपल बैंक्स, एपीआईज और पेमेंट नेटवर्क्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। और ये जो आपका पैसा है, ये यूपीआई एप्लीकेशन के इंटरफेस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से जाता है एनपीसीआई सर्वर पे, और वहां से जाता है रिसीवर के बैंक अकाउंट में। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको बस 2 से 3 सेकेंड, कई कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर सर्वर कुछ डाउन होता तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, के अंदर कुछ सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ना एक चीज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल है, तो ये फ्री कैसे है, बैंक पैसे कैसे कमा रहा है, और इसका जो बिहाइंड द सीन बिजनेस मॉडल क्या है, रियल बिजनेस मॉडल क्या है, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब करो मनी इन बाइट्स टू अंडरस्टैंड द टेक बिहाइंड द मनी। थैंक यू।